हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं अपने यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ रियल लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात किया हुआ था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होगा। ठीक, रेक्टिफायर। ठीक, अब देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने सिंगल डायोड का यूज़ किया था। फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर में प्रोसीजर सेम है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोगों ने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया हुआ था। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ यहाँ भी हम लोग करेंगे। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ यहाँ भी हम लोग करेंगे। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर लेंगे वो सेंट्रल टाइप का लेंगे। अब सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है बस थोड़ा समझ लीजिए। यहीं पे ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कुछ ऐसे था। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल से थोड़ा कम था। ठीक, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल विल बी मैक्सिमम। यहाँ पे प्राइमरी कॉयल में नंबर जो फेरों की संख्या होगी ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में फेरों की संख्या कम होगी। ठीक, सेंट्रल टाइप के केस में क्या होता है, यहाँ बीच से एक वायर और बाहर निकाला जाता है। ठीक, जैसे कि हमने जो कॉइलिंग की तो कॉइलिंग के बीच से जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ से एक वायर और बाहर निकाला जाता है। ठीक, तो ये हमारा 3 टर्मिनल होता है, मतलब इनपुट पे 2 टर्मिनल होगा, आउटपुट पे 3 टर्मिनल्स हो जाएंगे। 3 टर्मिनल हो जाएगा इस ट्रांसफार्मर में। अब ये सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर हमारे पास मिल गया। ये हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने 220 वोल्ट AC दिया और यहाँ पे मान लीजिए कि हमको 10 वोल्ट AC मिल रहा है। ठीक, 10 वोल्ट AC। अब ध्यान दीजिए, इस केस में होता क्या है, सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 10 वोल्ट इन 2 टर्मिनल्स के क्रॉस होता है। ठीक, यानी कि आप लोग एक तरह से ये कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इन 2 टर्मिनल्स के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे वोल्टेज का तो 10 वोल्ट होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट ही होता है। तो इसको हम लोग जनरली इस ट्रांसफार्मर को जो नाम दिया जाता है वो 505 का नाम दिया जाता है। ठीक, या जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर खरीदने जाएंगे सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर तो उसमें आपको मिलेगा इस तरह से 303, 606, 10010 ये सब मिलता है। अब इन ट्रांसफार्मर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप इन 2 टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा। इन 2 टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो -5 वोल्ट देगा। ठीक, अगर इसके और इसके बीच में चेक करेंगे तो 10 वोल्ट दे देगा। ठीक, अगर ये आपने 505 का ट्रांसफार्मर लिया हुआ है तो 10 वोल्ट दे देगा इस तरह से। तो ये चीज़ें प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टीज है हमारी। अब देखिए, फुल रेक्टिफायर की सर्किट बनाने के लिए करना क्या है आप लोगों को, सिंपली फर्स्ट एंड पर एक डायोड लगाएंगे हम लोग। ठीक, सेकेंड एंड पर भी एक डायोड लगाएंगे। इस डायोड को हम लोग D1 बोल देंगे, इस डायोड को D2 बोल देंगे। यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर है तो लोड लगाएंगे इसी के क्रॉस। ठीक, तो यहाँ पे हमारा इस टर्मिनल को मैं यहाँ से क्रॉस ओवर करके नीचे लेकर चला जाता हूँ कुछ यहाँ पे, और एक टर्मिनल हमारा इन दोनों के क्रॉस होगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं इनके बीच वाले पॉइंट से और इसके आउटपुट पे 2 हमने टर्मिनल्स बना लिए जहाँ के बीच में हम लोग आउटपुट ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे लगा देंगे लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक, हमारी करंट कैसे फ्लो करेगी इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट हो गया। यहीं से हम लोग क्या लेते हैं, RL के क्रॉस आउटपुट ले लेते हैं। ये हमारा क्या टर्मिनल हो गया, ये हमारे आउटपुट टर्मिनल्स हो गए। ठीक, अब देखिए ये हमारा सर्किट काम कैसे करेगा। जब हमारा मैंने बताया हुआ था कि कोई भी वेवफॉर्म आएगी तो हमारी वेवफॉर्म AC वेवफॉर्म है चूँकि, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। तो देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में पास करती है तो ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव बनता है, ये टर्मिनल नेगेटिव बनता है। ये जीरो बीच में 0 पे होता है जनरली, ध्यान दीजिएगा। एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा और एक क्या होगा 0 पे। हायर पोटेंशियल पर ये है, लोअर पोटेंशियल पर ये है। ठीक, अब इस केस में हमारा जो डायोड D1 होगा, तो चूंकि डायोड D1 का P साइड पॉजिटिव हो गया, N साइड नेगेटिव होगा, क्योंकि इधर से जुड़ करके इधर से देख पा रहे होंगे, इधर से आकर ये जुड़ा हुआ है नेगेटिव में, या 0 वोल्टेज पे है। ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 वोल्ट पे भी अगर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा तो इसमें करंट फ्लो करेगी। तो इस केस में हमारी करंट कैसे फ्लो करेगी, इस डायोड D1 के थ्रू होते हुए आएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ लोड में होते हुए नीचे जाएगी। ठीक, और एक चूँकि क्रॉस ओवर है, यहाँ पे कनेक्ट नहीं है वायर, यहाँ से होकर के ये ट्रांसफार्मर में रिटर्न चली जाती है। ठीक, अब देखिए पहले केस में होता है
मतलब पॉजिटिव से चला और रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, जीरो में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सेकेंड केस में क्या होगा, जब हमारी निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस केस में ये वाला टर्मिनल हमारा निगेटिव बन जाएगा और ये वाला टर्मिनल हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, सेकेंड केस की बात कर रहा हूँ जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। अब जब ये टर्मिनल पॉजिटिव बना तो उस केस में हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और ये वाला डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, यानी D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और D1 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। जब D2 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इस केस में करंट हमारी कहाँ से फ्लो करेगी, ये इस केस में करंट हमारी इधर से आएगी, इस लोड से होते हुए रिटर्न होगी और अब की बार फिर से कहाँ जाएगी, जीरो में। ठीक, यानी कि करंट हमारी कहाँ से आ रही है, एक बार पॉजिटिव से चल रही है इस यहाँ से, तो इधर से घूमते हुए पॉजिटिव का डायरेक्शन मैंने वाइट से शो किया हुआ है, इधर लोड से होते जा रही है। लोड में करंट का डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव के केस में, ये नीचे की तरफ। निगेटिव के केस में भी क्या है, जब निगेटिव हाफ साइकिल जा रही है तो उस केस में भी हमारा जो करंट है वो भी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक, तो सिंपल सी बात यह है कि इसकी वर्किंग आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो उस केस में हमारा डायोड D1 ऑन होगा और जब D1 ऑन होगा, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किसी को कंफर्म नहीं होता कि पहली साइकिल कौन सी आ रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक, तो जब मान लेते हैं कि पहली साइकिल हमारी पॉजिटिव है, वर्किंग बताने के लिए हमको मानना पड़ता है, तो मान लेंगे कि पहली साइकिल पॉजिटिव है, उस केस में इसको हम पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान लेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कि पहली साइकिल नेगेटिव रही होगी तो पहले हमको ये वाला वेव फॉर्म पास करेगा और जब ये वेव फॉर्म पास करेगा तब भी आउटपुट वेव फॉर्म सेव होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि आउटपुट वेव फॉर्म सेव होगा। अभी आपको हम शो कर देते हैं कि इसका आउटपुट वेव फॉर्म और इनपुट वेव फॉर्म कैसे आता है, ये चीज़ें हैं। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो D1 ऑन होगा, D2 ऑफ होगा, यानी D1 फॉरवर्ड बायस होगा, D2 रिवर्स बायस होगा और D1 के थ्रू करंट लोड में फ्लो करेगी और फ्लो करते हुए जीरो के पास तक जाएगी। ठीक, जब हमारा निगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस केस में डायोड D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस होगा और करंट जो है हमारी इधर से आकर के D2 के थ्रू और फिर लोड से होते हुए रिटर्न जाएगी जीरो में। ठीक, ये हमारी पूरी वर्किंग है इसकी डायोड की। अब देखिए फुल रेक्टिफायर की वर्किंग तो ये हो गई। अब फुल रेक्टिफायर के केस में हम लोग जब रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो मैंने पीछे बताया था किस टर्म्स, रेक्टिफिकेशन कांस्टेंट, इसको हम लोगों ने दिखाया था के से। तो के की वाली जो आई थी हाफ रेक्टिफायर की वो 45% करीब आई हुई थी, इसके लिए आता है लगभग 90% के करीब। ठीक, यानी कि ये जो रेक्टिफाई कर रहा है ये 90% पार्ट को रेक्टिफाई करके बाहर दे रहा है। ठीक, दूसरी बात जो रिपल फैक्टर आता है, रिपल फैक्टर की जो वैल्यू आई थी वहाँ पे आई थी 1.21 के बराबर। रिपल फैक्टर का मतलब आउटपुट में ऐसी पार्ट कितना है, यहाँ जो आता है ये 0.48 के करीब आता है। ठीक, रिपल फैक्टर, तो रिपल फैक्टर भी बहुत कम है इसका। तो रिपल फैक्टर कम होने का मतलब क्या है, मैक्सिमम पार्ट डीसी है। ठीक, तो हमको आउटपुट पे डीसी चाहिए, डिस चाहिए। उसके बाद रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी की बात करी थी ईटा की। ठीक, तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो आई थी वहाँ पे वो हमारी आई थी 41 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे जो आती है वो 82.6 के करीब आती है लगभग। ठीक, 82.6 के करीब। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या बताता है कि आउटपुट पर जो पावर है हमारा वो कितना डीसी पावर है या कितना पावर डीसी फॉर्म में मिल रहा है हमको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 82% हमको क्या मिल रहा है, डीसी के फॉर्म में मिल रहा है। तो ये तीनों वैल्यूज हैं जो पूछी जाती है कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी होती है और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी होती है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक, और फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी वो भी काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग ज़्यादातर हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज ना करके किसका यूज़ करेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर का। इसमें कुछ फिल्टर सर्किट्स लगती हैं, बता दें अभी यहीं पे। चूँकि जो आउटपुट हमारा वेव फॉर्म मिलेगा, अब इसके लिए इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म बना देता हूँ मैं यहीं पे। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा मान लीजिए कि इनपुट वेव फॉर्म ये है, इसके लिए आउटपुट वेव फॉर्म हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट वेव फॉर्म जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। निगेटिव हाफ साइकिल में भी करंट वही है, इस तरह से आएगा। ये इस तरह से आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा, यानी हर साइकिल में क्या होगा, आउटपुट हमको मिलता रहेगा। और सारे आउटपुट का वेव क्या था, ऊपर की तरफ ही था। इसी चीज़ को जो सर्किट मैंने बना रखा है अभी ऊपर, इसी सर्किट को मैं आपको वर्चुअल लैब के थ्रू शो करने जा रहा हूँ। ठीक, तो मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने दूसरे पेज पे जहाँ पे वर्चुअल लैब में ओपन कर रखा हूँ। मेरे कंप्यूटर पे है ये सेट, देखिए ये सर्किट है। ठीक, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा
रेक्टिफायर का सर्किट है, फुल वेव रेक्टिफायर का, वो मैंने बना रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है। इधर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की एक वोल्टेज मैंने अप्लाई कर रखा है एसी। ठीक, अब यहाँ करंट का डायरेक्शन ध्यान से देखिए कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। ठीक, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखिए करंट यहाँ से आकर कैसे जा रहा है, यहाँ से आकर के इस जीरो में रिटर्न हो रहा है। मैंने बताया था जीरो में रिटर्न होगा, ये देखिए करंट इधर से रिटर्न हो रहा है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगले हाफ साइकिल के लिए, एक हाफ साइकिल कंप्लीट हुई, देखिए दूसरे हाफ साइकिल में ये करंट इधर से आ रही है और ऐसे होकर के इस डायरेक्शन से होकर फिर से जीरो में क्या हो रही है, रिटर्न हो रही है। तो ये एक बार देख रहे होंगे डायोड, ये फॉरवर्ड बायस है, दूसरी बार डायोड ये फॉरवर्ड बायस है। इसका वेव फॉर्म आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से शो किया गया है ये इनपुट वेव फॉर्म है, और जो रेड कलर से शो किया गया वो क्या है, आउटपुट वेव फॉर्म है। आउटपुट वेव फॉर्म को अगर आप अलग से शो करना चाहते हैं तो देखिए मैं इसको शो कर देता हूँ। ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म मिल गया अलग से, देखिए ये हमारा आउटपुट वेव फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे आएगा। ठीक, अभी आपको कंफर्म नहीं होगा, दिख रहा होगा साइनोसाइडल टाइप, ये साइनोसाइडल नहीं है एक्चुअल में। यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये देखिए हमारी बेस लाइन है जो है ऊपर आ गई अब। ठीक, अब जब बेस लाइन ऊपर आ गई तो अब दिख रहा होगा आपको कि ये जो आउटपुट है ये वेव फॉर्म कुछ ऐसे मिल रहा है, ये हमारा आउटपुट है। ठीक, यहाँ पे दिख पा रहा होगा ग्रीन कलर में कि आउटपुट हमारा कुछ ऐसे मिल रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पे दोनों एक साथ शो कर रहा है, आउटपुट और इनपुट। ठीक, तो यही आउटपुट वेव फॉर्म है। अब इस आउटपुट वेव फॉर्म में मैं फिल्टर सर्किट की बात कर रहा था। फिल्टर सर्किट के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक अभी कैपेसिटर फिल्टर लगा रखा है, जनरली इसको स्मूथिंग कैपेसिटर बोलते हैं। एक्चुअल में है क्या, जो ये हमको आउटपुट मिला हुआ है ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी का फॉर्म क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, मतलब उसके वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज अभी भी वेरी कर रहा है। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्मूथिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, या जनरली कर सकते हैं फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। अब देखिए कैपेसिटर की वैल्यू मैंने बहुत कम रखी हुई है 1 माइक्रोफैराड करीब, तो उस केस में ये है। अब मैं कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ा के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा स्लाइडर जहाँ कैपेसिटेंस लिखा हुआ है, जो मैंने लगभग पहले से लगा रखा है। अब जब कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो देखिए क्या इफेक्ट आता है। थोड़ा सा मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाई, ये देखिए ये आउटपुट वेव फॉर्म कुछ ऐसा मिलने लगा। ठीक, यही आउटपुट आपको यहाँ भी शो कर रहा होगा रेड कलर में। ठीक, देखिए यहाँ पे इनपुट के साथ ये आउटपुट शो कर रहा है, यहाँ पे सेम वेव फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको हम वैल्यू को और बढ़ा दें, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ मैं, अब देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही स्मूथ हो गया अब। ठीक, यानी इस कैपेसिटर फिल्टर के थ्रू इसके वोल्टेज में जो वेरिएशन है आउटपुट में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ज़्यादा ही चेंज हो गया, थोड़ा सा और अगर हम इसके कैपेसिटेंस को बढ़ा दें तो बिल्कुल ये स्मूथ हो जाएगा। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, देखिए अब ये आउटपुट कुछ ऐसे मिलने लगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं एक इसको हटा दूँ, इसको इनपुट को हटा दूँ मैं, यहाँ पे देखिए आप इनपुट हमको कुछ ऐसा मिला हुआ है और आउटपुट क्या हो गया, बिल्कुल ही स्मूथ हो गया, यानी कि ये परफेक्ट डीसी की तरह दिखने लगा। जो कि अभी भी परफेक्ट डीसी नहीं है, इसमें वेरिएशन है। जब अगर आप बहुत माइक्रो लेवल पे जाकर देखेंगे तो वेरिएशन अभी भी इसमें है, लेकिन अभी लगभग ये डीसी की तरह दिख रही है। फिर से अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज कर दूं तो देखिए क्या होता है, फिर से आउटपुट वेव फॉर्म आपको दिखने लगेगा जो पहले दिख रहा था। ठीक, ये देखिए आपको वेव फॉर्म क्या दिखने लगा, फिर से वेव फॉर्म एसी के फॉर्म में दिखने लगा। ठीक, तो फिल्टर सर्किट का बहुत इफेक्ट आता है। फिल्टर सर्किट लगा करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, जो प्योर डीसी हमको नहीं मिल रही थी उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फिल्टर सर्किट के साथ बना हुआ सर्किट है। इसी में एक आता है ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म मैं इसी की जस्ट आगे ऐड कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में मैंने ये डायग्राम नहीं बताया हुआ था या आउटपुट वेव फॉर्म वर्चुअल लैब के थ्रू शो नहीं किया था, क्योंकि उस समय मेरे पास वर्चुअल लैब का सेटअप नहीं था। अभी फिलहाल मेरे पास है, तो मैं इसी वीडियो में फुल वेव रेक्टिफायर के वीडियो में ही हाफ वेव रेक्टिफायर का भी जो वर्चुअल लैब का आउटपुट वेव फॉर्म है उसको मैं शो कर देता हूँ। ठीक, एक सर्किट ले रखा है जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट है। हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट में जो मैंने पीछे बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने जो सोर्स यूज़ किया हुआ है वो 50 हर्ट्ज़ का सोर्स यूज़ किया हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी प्रॉपर्टी शो कर रही है। ठीक, जो हमारी एस सोर्स है वो एसी सोर्स है, जो वोल्टेज आ रहा है वो वेरिंग वोल्टेज है, वो शो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ रखा गया है, मैक्सिमम वोल्टेज 5 वोल्ट है, यानी इसका पीक टू पीक वोल्टेज 5 वोल्ट है, और आरएमएस वैल्यू जो है 3.53 वोल्ट है। ठीक, ये इस सोर्स की प्रॉपर्टी मैं शो कर रहा हूँ। अभी देखिए इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है, अगर इसकी प्रॉपर्टी आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है। डायोड के क्रॉस करंट और वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, अगर आप मैं इसकी स्पीड थोड़ी कम कर दूँ तो आप इसको रीड कर पाएंगे
कि ये क्या वैल्यू शो कर रहा है, डायोड के अक्रॉस किस टाइम इंटरवल पे क्या वैल्यू शो कर रहा है। दूसरी चीज़, रजिस्टर है, रजिस्टर आप देख ही रहे हैं 600 ओम का लगा हुआ है। अब इसकी वर्किंग यहाँ पे आप इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, करंट एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक। और जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम है। दूसरी चीज़, ये मैं यहाँ पे एक अगर मार्क कर दूँ, देखिए ध्यान से, जब ये हमारा हाफ वेव साइकिल में जा रहा है तो यहाँ पे करंट नहीं फ्लो कर रही है। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में गया, अब करंट फ्लो करना शुरू की, और जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आउट हुआ, फिर से करंट क्या हुई, रुक गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइनिंग मैंने ड्रा की हुई है, इस पर ध्यान से देखिएगा, जब जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा होगा तभी तभी ये करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो शो कर रहा है, इसमें आपको दो कलर के वेवफॉर्म्स दिख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का होगा, एक रेड कलर का। जो ग्रीन कलर का वेवफॉर्म है वो हमारे इनपुट सोर्स का वेवफॉर्म है, ठीक। और जो रेड कलर का वेवफॉर्म है वो हमारा आउटपुट सोर्स का वेवफॉर्म है, यानी कि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आउटपुट है उसका वेवफॉर्म है। अभी मैं आपको अलग अलग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, इसको मैं एक अलग स्कोप में ओपन कर देता हूँ। देखिए इनपुट वेवफॉर्म आ गया, ठीक। यहाँ पे आपको शो करेगा, सॉरी ये है इनपुट वेवफॉर्म, ये आपको मिल गया, ठीक। अब इनपुट वेवफॉर्म आप देख पा रहे हैं कि प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म है। अभी मैं इसका आउटपुट वेवफॉर्म ओपन करता हूँ जगह अलग, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये हमारा आउटपुट वेवफॉर्म आ गया। अब देखिए अब आउटपुट वेवफॉर्म क्या आएगा, यहाँ आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ ताकि तेजी से आपको दिख जाए। अब देखिए इनपुट प्योर साइनोसाइडल आ रहा है, आउटपुट में आप देखेंगे कि यहाँ से ऊपर का पिक तो मिल रहा है, नीचे वाला पिक गायब है, ठीक। क्योंकि इसका बेस लाइन यहाँ पे है, इस वाले ग्राफ का बेस लाइन ये नीचे लिया गया है, ठीक। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इनपुट वेवफॉर्म दिख रहा है, जबकि आउटपुट वेवफॉर्म है, सॉरी आउटपुट वेवफॉर्म में ऊपर की पिक मिल रही है हमको, जबकि नीचे की पिक क्या हो रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसके टर्मिनल्स को चेंज कर दूं, मतलब जो हमारा डीएसओ लगा हुआ है इसके टर्मिनल को मैं चेंज करूं तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए मैं स्वैप टर्मिनल करता हूं। अब जैसे मैं स्वैप टर्मिनल करूँगा, यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे ही टर्मिनल्स इसके चेंज किए, यहाँ पे जो वेवफॉर्म था वो नीचे वाला मिलने लगा, ऊपर वाला कट हो गया। चेंज करने का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव मैंने यहाँ लगाया था और निगेटिव यहाँ लगाया था, अब मैंने क्या किया, निगेटिव यहाँ लगा दिया और पॉजिटिव उल्टा कर दिया, नीचे कर दिया, ठीक। तो उस केस में देखिए आपको वेवफॉर्म कहाँ मिल रहा है, नीचे की साइड में मिल रहा है, ठीक। अगर फिर से इसको हम रिवर्स करेंगे तो फिर से हमको क्या मिलेगा, ये आउटपुट फिर ऊपर मिलने लगेगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आउटपुट फिर से ऊपर मिलने लगा, ठीक। तो आप देख पा रहे हो कि इनपुट हमने प्योर साइनोसाइडल दिया हुआ है, जिस केस में हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, हाफ साइकिल मिल रही है, ठीक। इसी के साथ एक अगला सर्किट होता है ब्रिज रेक्टिफायर का। तो मैं नेक्स्ट सर्किट यहीं से आपको शो कर देता हूँ, रुक जाइए। ये देख पा रहे हैं, ये सर्किट जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट है, ठीक। और ब्रिज रेक्टिफायर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है। जनरली उन्होंने डायरेक्टली जो सोर्स यूज़ किया हुआ है 40 हर्ट्ज का सोर्स यूज़ कर लिया है मैंने। यहाँ पे आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी चेंज कर कितना कर देता हूँ मैं 50 हर्ट्ज कर देता हूँ, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज करके 50 हर्ट्ज कर दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनपुट वेवफॉर्म ये है, आउटपुट वेवफॉर्म ये है। अभी भी कैपेसिटर ये लगा हुआ है, ठीक। अब कैपेसिटर के वैल्यू फिर से मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जैसे मैंने कैपेसिटर की वैल्यू चेंज की, ठीक, ये वेवफॉर्म आपको दिख रहा है। जो अभी पिछले फुल वेव रेक्टिफायर में दिख रहा था वही वेवफॉर्म क्या हुआ, यहाँ पर भी दिखने लगा। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, ये आउटपुट का वेवफॉर्म है, ठीक। अब मैं इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देता हूँ, आपको इनपुट और आउटपुट एक ही में दिखने लगेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इस ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म ये है, ठीक। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, आपको क्लियर दिखेगा ये कि जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक। इनपुट और आउटपुट का वेवफॉर्म यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है ये फुल वेव रेक्टिफायर से भी ज़्यादा बेटर होता है, और इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोस्टली केसेस में जब हमको पावर सप्लाई बनानी होती है तो ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसमें भी लोड आप देख पा रहे होंगे, ये लगा हुआ है, कैपेसिटर ये लगा हुआ है। फिर कैपेसिटर की वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ यहाँ स्लाइडर के थ्रू, देखेंगे कि आपका जो वेवफॉर्म है वो चेंज हो जाएगा,
ठीक, देखिए कुछ ज़्यादा स्मूथ हुआ ये पहले के कंपैरिजन में। तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटर फिल्टर लगा करके इसको स्मूथ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे एलसी फिल्टर होता है, पाई सेक्शन फिल्टर होता है, एलआर फिल्टर भी होता है, तो कई सारे फिल्टर्स लगते हैं। मैंने जनरली सी फिल्टर यूज़ किया हुआ है, मैंने कैपेसिटर फिल्टर यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। ठीक, तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था फुल रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोनों का वेब फॉर्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अगली सर्किट होगी वो भी हम आपको वर्चुअल लैब में शो करेंगे, और अब मोस्टली कोशिश करेंगे कि आपको हर एक सर्किट के बारे में जो वर्किंग है उसकी वर्चुअल लैब के थ्रू आपको शो करते रहें, ताकि आपको चीज़ें का कॉन्सेप्ट या फिर उसके वर्किंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। ठीक, यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको करंट का डायरेक्शन दिख रहा होगा। एक हाफ साइकिल में देखिए करंट इधर से इधर जाकर जा रही है, दूसरे हाफ साइकिल में चेंज हो जा रहा है। ठीक, करंट डायरेक्शन आपको शो कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।